Welcome to my channel Competitive Exam Warriors. Don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to hit the bell button to stay updated to my latest notification. वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल कम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। आज इस चैनल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कोर बैंकिंग सोल्यूशन एंड डिमांड ड्राफ्ट इन डिटेल। उम्मीद रखते हैं कि इस लेसन के बाद आप लोगों के मन में कोई क्वेरी नहीं रहेगा रिगार्डिंग CBS एंड DD। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। ये मेरा अचीवमेंट सेक्शन है। अगर आप लोगों के पास फ्री टाइम है तो आप लोग इस पर भी एक नज़र डाल सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अर्लीस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा आने वाली कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पाने के लिए और एट द अर्लीस्ट। और एक चीज़ है, अगर आप लोग अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा एट द अर्लीस्ट। वहाँ पे इस लेसन के वीडियो की PDF जो है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगा। आने वाली जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसका PDF आपको इसी चैनल में मिलेगा, और पिछले जो भी लेसन मैं अभी तक बना चुका हूँ उसका PDF का आपको वहीं पर भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक और भी फ़ायदा है कि वहाँ पे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले वहीं पर आप लोगों को मिलेगा। ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, आप लोग इस पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। वैसे अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड PLUSR4SV यूज़ कीजिएगा। इसका आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा कोई भी अनअकैडमी के प्लस कोर्स परचेज करने पर, ये वाला कोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली बैंक के बारे में। तो हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके आप लोगों के साथ ऑलरेडी, पर जो चीज़ मैंने डिस्कस नहीं किया वो है बैंक का फंक्शन क्या क्या होता है। एक तो है आप लोगों को पता होगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, और दूसरा है लेंडिंग ऑफ फंड्स मतलब लोन एडवांस वगैरह। और एक्सेप्ट डिपॉजिट मतलब जो होता है, जो एक्चुअली मैं नेक्स्ट लेसन में आप लोग डिस्कस भी करूँगा, जिसको बोलते हैं कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जो आता है टर्म डिपॉजिट के अंदर। ओके। और एक चीज़ आता है राफा, जो है आप लोगों का रिकरिंग डिपॉजिट, और एक है फिक्स डिपॉजिट, ये दो चीज़। ठीक है, थोड़ा मैं गलत बोले आप लोगों को, सॉरी फॉर दैट। राफा जो होता है रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप लोग बोलते हैं, ये टर्म डिपॉजिट अंडर आता है, क्योंकि हम लोग 10-15 साल या 6 महीने इसके लिए रखते हैं। और टाइम डिपॉजिट के अंदर आप लोगों का आता है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव अदर जो फंक्शन है बैंक, वो भी हम लोग जान लेते हैं। जो ड्यूटी बैंक लोग कोई कर्मचारी जो अभी फ़िलहाल परफॉर्म कर रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड सेलिंग, शेयर डिवेंच, ये भी अभी बैंक लोग एक्चुअली सेल करते हैं। ये एक्स्ट्रा कमीशन बोल सकते हैं आप लोग, ये बैंक को भी करना पड़ता है। उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग जैसे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, IMPS वगैरह, मनी ट्रांसफर फैसिलिटी आप लोग समझ सकते हैं, अभी नए नए बैंक में ये सब होता रहता है। NEFT RTGS फैसिलिटीज़ RBI एक्चुअली प्रोवाइड करती है थ्रू इस क्लियरिंग हाउस। इनफैक्ट इसको हम बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। और UPI और IMPS ये गवर्न करते NPS है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक्चुअली कोलैबोरेट करते हैं RBI के साथ मिलके। तो अभी देखते हैं डिमांड ड्राफ्ट क्या है, पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन डिमांड ड्राफ्ट का क्या है। पहले हम लोग आपसे डिस्कस करिए रिगार्डिंग नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके तहत डिमांड ड्राफ्ट भी एक नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज। या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ बॉन्ड इशूज़ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट, सॉरी ये बैंक होगा, बॉन्ड गलती से लिख दिया है। अ बैंक इशूज़ अ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट डायरेक्टिंग another bank or one of its own branches to pay a certain sum to the specified party, ये बैंक होगा। ठीक है, a demand draft can also be compared to a check. However, demand drafts are difficult to countermand. Demand drafts can only be made payable to a specified party, also known as pay to order, but checks can also be made payable to the bearer. Demand drafts are orders payment by a bank to another bank, while a checks are order of payment from an account holder to the bank. तो ये जो चीज़ लिखा है कि एक बैंक क्या करता है, एक डिमांड ड्राफ्ट एक क्लाइंट को इशू करती है, मतलब एक बैंक को डायरेक्ट करती है उसी के दूसरे ब्रांच को एक सर्टेन सम ऑफ मनी पेमेंट करने के लिए, कोई भी एक स्पेसिफिक पार्टी, मतलब जो लिखा हुआ है। ये मेनली डेफिनेशन है डिमांड ड्राफ्ट की। डिमांड ड्राफ्ट बहुत ही सिक्योर है क्योंकि चेक की तरह बाउंस नहीं होता है, पहली बात। सेकेंडली, चेक के लिए आपको एक बैंक अकाउंट रहना ज़रूरी है, पर डिमांड ड्राफ्ट के लिए बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बोल सकते हैं एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, मतलब एक बैंक को बोल रही है पेमेंट करो किसी स्पेसिफाइड पार्टी को। पर चेक क्या है,
एक अकाउंट होल्डर एक बैंक को दे रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेक का बहुत डिफरेंट है। मतलब अकाउंट होल्डर बैंक को चेक दे सकता है, पर डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक को ऑर्डर कर रही है कि स्पेसिफाइड पार्टी को ये स्पेसिफाइड अमाउंट देने के लिए। इसके लिए ऑब्वियसली कुछ कमीशन वगैरह होते हैं। मतलब अगर आप लोग बैंक में जाओगे और डिमांड ड्राफ्ट करोगे तो उसके फॉर्म मिलता है, जिसको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बैंक कमीशन चार्जेस लेती है, इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है और उसके लिए पेमेंट होता है, अलग से कमीशन देना पड़ता है। ये सब पहले बहुत यूज़ होता था, अभी फ़िलहाल तो डिमांड ड्राफ्ट उतना यूज़ नहीं होता है। मतलब इंस्टीट्यूशन की फ़ीस, ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस, इस सब के लिए डिमांड ड्राफ्ट पहले बहुत यूज़ होता था, तब डिजिटल बैंकिंग इतना नहीं था। अभी फ़िलहाल ईसीएस आ जाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इसके क्या होता है, फीस वगैरह जो है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से लिंक होता है सेविंग्स अकाउंट के साथ, तो ऑटोमेटिक मंथ के मान लीजिए पहला या फिफ्थ आप डिसाइड कर सकते हो, उसी टाइम एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके वहाँ से सैलरी अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट से कट जाएगा और जहाँ पे भी आपको पेमेंट करता है ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इससे क्या ईजी होता है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन यही प्रेफर करती है ईसीएस। अभी फिलहाल चेक डिमांड ड्राफ्ट नहीं यूज़ होता है, पहले यूज़ होता था बहुत, बट अभी सीबीएस आ गया, ईसीएस आ गया, तो ये सब बहुत हेल्पफुल है। तो इसी के कारण अभी डिमांड ड्राफ्ट यूज़ बहुत ही कम होता नहीं होता है, बट बहुत ही कम होता है। रिसेंटली आरबीआई की डेटा अकॉर्डिंग शायद ये सब 11% उससे भी कम हो गया, मैक्सिमम डिजिटल बैंकिंग में चला गया है। नेक्स्ट देखते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था शायद 2004 में। आप लोग गूगल कर लीजिएगा इसका, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज a new age banking method of centralized system established by the bank, allowing customers to conduct the business and translation in a most unified way. Banks install a core banking software that removes the geo-specific transactions core, जिसको बोला जाता है centralized online real time exchange। आप लोग देख सकते डेफिनेशन, allows banks to access applications from centralized data servers। तो ठीक है, सीबीएस जो है बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। इसमें क्या है, आपको एक फिजिकल ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मतलब एक बैंक में जाके आप दूसरे बैंक को भी एक्टिविटी इजीली कर सकते। पहले क्या था, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब जहाँ पे आपका अकाउंट है वहीं पर ही अपना जाना पड़ता था। मान लीजिए आपका अकाउंट बो बाज़ार में है, आपको बो बाज़ार में ही जाना है। अभी क्या है, बो बाज़ार का काम आप बड़ा बाज़ार से कर सकते हैं, पर्नस में रहता है तो पर्नस से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग दूसरे स्टेट में हैं, मतलब मान लीजिए आप अभी कोलकाता में, आप पटना के बैंक का कोई ट्रांजैक्शन वो भी यहाँ बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएस का ही एडवांटेज है। तो देख लेते हैं क्या एडवांटेज है सीबीएस का। जैसे देखते हैं, इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस, एडिंग कस्टमर डिमांड्स इन इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, इरेडिंग एरर्स ड्यू टू मल्टीपल एंट्रीज, सीमलेस मर्जिंग ऑफ बैंक बैक ऑफिस डेटा, customers can avail the banking system from anywhere anytime. Today most of the banks are available for core banking system to make process easy and customer friendly. Alternatively, it is a great option for banks to switch out from traditional banking methods। तो ये मैं चीज़ बोल सकता हूँ कि बहुत ईजी है। पहले क्या था, मैनुअल खाता रहता था, मैनुअल एंट्री होता था, इसलिए मल्टीपल एंट्री हो सकता था, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम था, ठीक है, बैंक में बहुत कुछ गड़बड़ी होती थी उस टाइम पर। अभी मैनुअल एंट्री नहीं है तो मल्टीपल एंट्री गड़बड़ी इस सब का कोई मतलब क्या है, हो ही नहीं सकता, ये सब बंद हो गया है। सब कुछ डेटा बैकअप रहता है सर्वर पे, सेंट्रलाइज सर्वर। मान लीजिए बैंक का हेडक्वार्टर बॉम्बे, तो बॉम्बे से कंट्रोल होता है, और कहीं भी जगह वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से भी आप लोग इसका काम कर सकते हैं, एनीवेयर से कर सकते हैं सीबीएस आने के बाद। ये एडवांटेज है। अभी डिसएडवांटेज, मान लीजिए कभी कभी बैंक में जाते हैं तो बोल रहे लिंक फेलियर है, सर्वर फेलियर है, तो उस टाइम बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए एक दिन काम ही नहीं हुआ कि 3-4 घंटा वो काम रुक गया, एक प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली क्या है, सब कुछ का एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, तो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज सीबीएस का, ठीक है। बट बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो एडवांटेज ही एडवांटेज है सीबीएस का। किसी भी जगह कहीं भी से किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं, इनफैक्ट घर से कर सकते हैं। सीबीएस आने के बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो हो रहा है, यूपीआई, पे, ये सब धीरे धीरे आया है। सीबीएसई शुरू हुआ है पर धीरे धीरे आ रहा है। ये जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ये सबसे बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। इनफैक्ट आईटी पीपल आ रहे हैं, प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, यंग लोग ज्वाइन कर रहे हैं नौकरी, ये सब आईटी में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और भी देश तरक्की कर रहा है। हम धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी नहीं फिर लेस कैश इकोनॉमी, डिजिटल बैंकिंग और भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो ये सब था जो मैंने डिस्कस किया इसी पर्टिकुलर लेक्चर में।